हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये वीडियो है मॉड्यूल कोड M3R5 के लिए, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कल आपका एग्ज़ाम है मॉड्यूल कोड M3R5 का, तो उसके लिए ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। और इसके बाद आपको दो और क्लास मिलेगी, एक होगी सैम्पल पेपर की और एक होगी गेस्ट पेपर की क्लास। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का एग्ज़ाम आपका कैसा हुआ उसे आप बता सकते हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो आई होप सो आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ पाइथन के बारे में। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आइटम्स गिवन है। तो ये बेसिकली क्या है, आपकी लिस्ट है। ठीक है, ये आपकी लिस्ट है। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, x के अंदर एक लिस्ट को डिफाइन किया है और y में ये x का एक आइटम एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पे ये x1 मतलब जो 1 वाली पोजीशन पे आइटम है उसको एक्सेस करना चाहता है। तो मतलब क्या होता है इसके अंदर, फर्स्ट आइटम इज एट 0 इंडेक्स, सेकेंड इज एट 1 इंडेक्स एंड थर्ड इज एट सेकेंड इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता है। तो पहला आपका आइटम 0 इंडेक्स पे होता है। तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू x1, तो मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे रखा हुआ आइटम आ जाए x वाला। तो यहाँ पे x पे फर्स्ट इंडेक्स पे रखा है टुमारो। तो यहाँ पे जब आप y की वैल्यू प्रिंट करोगे तो टुमारो आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर टुमारो हो जाएगा। तो आई होप सो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे What is the data type of x after the following statement। तो ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि ये कौन सा डेटा टाइप है। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया, ये आपका लिस्ट डेटा टाइप है। और अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता मतलब आपके स्मॉल ब्रैकेट्स यूज होते और सेम ही यहाँ पे आइटम्स होते, तो यहाँ पे ये आपका बन जाता क्या, टपल। ठीक है, तो मैंने कल की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था क्या डिफरेंस है बिटवीन लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देख लो ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। What is the name of the GUI that comes in built as an interactive shell with Python। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो आपके इंटरैक्टिव शेल जो पाइथन है उसके अंदर इनबिल्ट आता है। तो यहाँ पे IDLE इज द राइट आंसर। तो आपको इसका नाम एज इट इज़ याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, y एंड z आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपसे पूछा है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद x, y और z की क्या वैल्यू हो जाएगी। आपको इन दिए गए स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो x, y, z इज इक्वल टू 3, 4, 5 ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल 3 विल हैव द वैल्यू ऑफ 3, सबकी वैल्यू 3 हो जाएगी। ऑल 3 विल हैव द वैल्यू ऑफ 3, 4, 5, सबकी वैल्यू 3, 4, 5 हो जाएगी। x एंड y विल हैव द आर्बिट्री वैल्यूज वाइल z विल हैव द वैल्यूज 3, 4, 5। मतलब x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3, 4, 5 हो जाएगी। नो, ये तीनों ऑप्शंस क्या है, गलत है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें क्या हो जाएगा, x को मिल जाएगी 3 वैल्यू, y को मिल जाएगी 4 वैल्यू और z को मिल जाएगी 5 वैल्यू। तो जो वैल्यूज़ आपकी कॉमा से सेपरेट हो रखी है वो अलग अलग वेरिएबल्स को असाइन हो जाएगी। तो x को 3, y को 4 और z को मिलेगी क्या, 5। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट इज
अब यहाँ पे आपसे IDLE की फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म अच्छे से आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन। तो हमने डिस्कस भी किया था असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये आपका क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। सो इक्वल टू इसे बोलते इक्वल टू लेकिन लिखते दो बार हैं, ये आपका होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। दो वैल्यूज में कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर का। और अगर आपको किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो असाइनमेंट ऑपरेटर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन यूज्ड टू डिस्प्ले अ स्पेसिफाइड मैसेज ऑन द स्क्रीन। तो अगर आपको कोई स्पेसिफाइड मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी प्रिंट इज द राइट आंसर। जैसे कि देखो ऊपर हमने क्या किया था, अभी यहाँ पे हमने प्रिंट y किया था, तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवाया था और टुमारो आपके सामने डिस्प्ले हुआ था ऑन द स्क्रीन। तो इस तरीके से प्रिंट का इस्तेमाल करके आप किसी भी स्पेसिफाइड मैसेज को या वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की। Which of the following is used to initialize multiple variables with a common value? So यहाँ पे आपसे पूछा है कि किस पर्टिकुलर सिंटेक्स का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एक कॉमन वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 33। लेट सपोज आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं x, y एंड z और आपको इन तीनों में 33 वैल्यू को असाइन करना है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे और ऐसे मल्टीपल वेरिएबल्स में हम एक साथ कॉमन वैल्यू को असाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, अ यूजर स्पेसिफाइड वैल्यू कैन बी असाइंड टू अ वेरिएबल विद दिस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप किसी वेरिएबल में यूजर स्पेसिफाइड वैल्यू को असाइन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे इनपुट फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनपुट आपका बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन में, ये आपका बिल्ट इन फंक्शन है, मतलब ऑलरेडी ये डिफाइंड है पाइथन में, आपको इसे बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इस फंक्शन का इस्तेमाल करके आप जो भी कीबोर्ड से वैल्यू असाइन करोगे वेरिएबल में वो वैल्यू उसके अंदर असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कमेंट्स इन पाइथन बिगिन विद। पाइथन में कमेंट्स किससे बिगिन होते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था इसको, पाइथन में कमेंट्स बिगिन होते हैं आपके हैश से, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, यूजर इनपुट इज रीड एज। जो इनपुट हम कीबोर्ड से देते हैं ना, उस इनपुट को किस तरीके से आपका पाइथन इंटरप्रेटर रीड करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर इज टेक्स्ट स्ट्रिंग। आप जो भी डेटा देते हो वो स्ट्रिंग की तरह यहाँ पे रीड किया जाता है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और कोई डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, मल्टीपल वैल्यूज स्पेसिफाइड इन पैरेंथेसिस टू प्रिंट फंक्शन विल डिस्प्ले ईच वैल्यू सेपरेटेड विद दिस बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अगर आपके प्रिंट फंक्शन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्पेसिफाई किया गया है पैरेंथेसिस के अंदर, तो किस पर्टिकुलर सेपरेटर का इस्तेमाल करके आप वैल्यू को सेपरेट कर पाओगे। तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे सिंगल स्पेस का, मतलब आपको बस अलग अलग वैल्यूज़ के बीच में स्पेस देना है और आपकी वैल्यूज़ आराम से डिस्प्ले हो जाएंगी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, आउटपुट डिस्प्लेड बाय द प्रिंट फंक्शन विल ऐड दिस इनविजिबल करेक्टर एट द एंड ऑफ द लाइन बाय डिफ़ॉल्ट। जो भी आउटपुट आपका प्रिंट फंक्शन प्रिंट करता है ऑन द स्क्रीन, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक इनविजिबल करेक्टर एट द एंड ऑफ द लाइन में ऐड हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं /n। इसे बोलते हैं न्यू लाइन करेक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यू लाइन करेक्टर्स का मतलब क्या, अगर आपने अपने प्रोग्राम में
2 या 3 प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो हर एक प्रिंट फंक्शन में जो भी प्रिंट करने का आइटम है वो जब प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन जब चलेगा तो वो नेक्स्ट लाइन से ही अपने आइटम को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू लाइन करेक्टर मतलब आपका हर एक प्रिंट फंक्शन न्यू लाइन से ही स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे न्यू लाइन करेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, which of the following will provide an exclamatory mark character as alternative separator for the print function। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑल्टरनेटिव सेपरेटर की तरह काम करेगा फॉर द प्रिंट फंक्शन। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की। फॉर विच टाइप ऑफ एरर डज द इंटरप्रेटर होल्ड्स एंड रिपोर्ट्स द एरर बट डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। किस टाइप के एरर के लिए आपका पाइथन इंटरप्रेटर होल्ड करता है और आपको रिपोर्ट करता है एरर्स को, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं करता प्रोग्राम को। तो वो होती है आपकी सिंटेक्स एरर। अगर आपने प्रोग्राम लिखते टाइम कोई सिंटेक्स एरर कर दिया, मतलब जैसे कि आपने इक्वल टू नहीं लगाया या फिर आपने डबल कोट्स नहीं लगाए हैं, तो अगर आपने सिंटेक्स में कोई गलती करी है तो उसके लिए आपका इंटरप्रेटर होल्ड करता है और आपको सारी एरर्स रिपोर्ट करके दिखाता है, ठीक है। लेकिन वो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड अ स्टार करेक्टर एज ऑल्टरनेटिव लाइन एंडिंग फॉर द प्रिंट फंक्शन। तो लाइन एंडिंग फॉर द प्रिंट फंक्शन के लिए अगर आपको स्टार करेक्टर चाहिए तो उसके लिए आप किस पर्टिकुलर सिंटेक्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो सिंगल कोड में आप लिख दो स्टार। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की। फॉर विच टाइप ऑफ एरर डज द इंटरप्रेटर रन्स द प्रोग्राम एंड डज नॉट रिपोर्ट एन एरर। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस समझिएगा बिटवीन क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे आपसे बोला है किस पर्टिकुलर एरर के लिए इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम को रन कर देता है लेकिन कोई एरर रिपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिमेंटिक एरर्स। का मतलब क्या होता है कि अगर आपके कोड के अंदर कोई मीनिंग में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरर को हम बोलते हैं सिमेंटिक एरर। मतलब जहाँ पे डबल कोड्स लगाने थे वहाँ पे आपने सिंगल कोड लगा दिए है। तो ऐसी एरर्स के लिए क्या होता है, इंटरप्रेटर आपके एरर को रिपोर्ट नहीं करता है और वो आपके प्रोग्राम को रन कर देता है जहाँ पे आपके सिमेंटिक में कोई दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की। For which type of error does the interpreter runs the program but holds at errors and reports the error as an exception। यहाँ पे क्या होता है, आपके इंटरप्रेटर ने प्रोग्राम को रन कर दिया लेकिन बिकॉज ऑफ द एरर वो वहाँ पे होल्ड करेगा और आपके एरर को रिपोर्ट करके ये बताएगा कि वहाँ पे क्या एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। तो एक्सेप्शन कब आता है, जब आपकी रन टाइम एरर्स होती हैं। जैसे कि मान लो आपने अपने कोड में लिख दिया है a इज इक्वल टू 5 अपॉन में 0, तो यहाँ पे क्या आपने डिवाइड में लिख दिया है 0, तो ये गलत है ना। इस तरीके से ये वाली एरर्स कहलाती है रन टाइम एरर्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रन टाइम एरर हो जाएगा। तो आई होप सो आपको इन तीनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तीनों क्वेश्चन देखो अलग अलग है, क्वेश्चन नंबर 15, 17 एंड यहाँ पे 18, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपसे आउटपुट पूछा है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 3 है और यहाँ पे प्रिंट x बाय y। तो यहाँ पे जब भी आप 6/3 करोगे और डिवाइड का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी फ्लोट में, ठीक है। तो डिवाइड के केस में हमने डिस्कस किया था, डिवाइड के केस में आपकी वैल्यू आती है फ्लोट में, ठीक है। तो यहाँ पे 2.0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ भी आपको आउटपुट निकालना है। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 4 है और प्रिंट है ब्रैकेट में x मॉडुलस y। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। मतलब यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमने क्वोशंट देखा था, डिवाइड में हमें क्वोशंट मिलता है और मॉडुलस में हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जब आप 5/4 करोगे, ठीक है, तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। ठीक है, कैसे मिलेगा देख लो एक बार, बहुत सिंपल है ये तो। 4 × 1 = 4 हो जाएगा और यहाँ पे आपको 1 मिलेगा रिमाइंडर, और ये आपका आंसर है मॉडुलस के केस में। तो यहाँ पे 1 इज़ द राइट आंसर। तो आई होप सो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की। वट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है फ्लोर डिवीजन का। ठीक है, फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, आपका आंसर क्या हो जाता है, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है और लेफ्ट पार्ट की तरफ वो मूव करता है। मतलब 8/2 करोगे जब आप, तो आपका आंसर यहाँ पे 4.0 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पे 4 इज राइट आंसर। लेकिन अगर आप ये लिखते हैं ना, अगर आप इसकी जगह, सॉरी यहाँ पे ये आएगा, अगर आप ऐसे लिखते हैं इसे डिवाइड सिंपल, तो यहाँ पे आंसर आता 4.0। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस समझना है बिटवीन फ्लोर डिवीजन एंड नॉर्मल डिवीजन। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे पूछा है इन फॉलोइंग स्टेटमेंट के बाद क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू तो आपके 3 है, y की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है x। ये मैंने आपको पढ़ाया था असाइनमेंट ऑपरेटर्स वाले उसमें, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, x = x + y इसका मतलब है। तो यहाँ पे x = x की वैल्यू क्या थी 3 + y की वैल्यू 2, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 5। तो 5 इज़ द राइट आंसर। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है 5। सो सॉरी, यहाँ पे मैंने इसके ऑप्शंस नहीं डाले, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 इज़ राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस बना लो। ऑप्शन नंबर ए आप बना लो यहाँ पे 3, ऑप्शन बी आप यहाँ पे 5 बना लो, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे 4 बना लो, और ऑप्शन डी आप यहाँ पे 7 बना लो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में ना आउटपुट वाले क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 25 है और y की वैल्यू 15 है, और यहाँ पे है x - y, मतलब x = इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x = x - y। तो हम इसे शॉर्ट हैंड में ऐसे लिखते हैं, x - y। ठीक है, ये इसका क्या है, शॉर्ट हैंड है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप देखो x = x की वैल्यू 25 थी और y की वैल्यू क्या थी, -15 हो गया। तो यहाँ पे x की न्यू वैल्यू क्या आ गई, अब 10 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 7 है, और यहाँ पे इस तरीके से आप इसे ऐसे लिखो, x = x मॉडुलस y। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर देखना है। ठीक है, तो x = यहाँ पे है 30 मॉडुलस 7। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे 7 से, तो यहाँ पे 7 4 जो होता है 28, तो माइनस करने पे 2 आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर हम देखते हैं मॉडुलस में, तो यहाँ पे 2 इज राइट आंसर। तो आई होप सो आपको यहाँ पे अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, कोई डाउट अगर आता है तो सिंपली कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, 5 है, y की वैल्यू है 7, और यहाँ पे है x = x × y। आप इसे इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x = x की वैल्यू 5 थी, y की वैल्यू 7 थी, मल्टीप्लाई करने पे आपको 35 मिलेगा, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा था ना, कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं दो वैल्यू के बीच में वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, दो अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो कंपैरिजन ऑपरेटर को। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू आपकी 3 है और y की वैल्यू आपकी 7 है। आपने यहाँ पे लिखा है x = y। ठीक है, तो क्या x की वैल्यू y के इक्वल है, क्या 3 = 7 है क्या? नो, इट इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे
कंपैरिजन ऑपरेटर्स ने आपको क्या रिटर्न करके दे दिया, फॉल्स रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 83, y की वैल्यू 57, तो मैं एक बार लिख देती हूँ, x की वैल्यू है 83, y की वैल्यू है 57 और प्रिंट फंक्शन के अंदर आपने लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन y। तो येस इट इज़ ट्रू बिकॉज 83 आपका बड़ा है किससे, 7 से, तो यहाँ पे ये आपका है ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 72, y की वैल्यू है 64। आपको यहाँ पे प्रिंट करने के लिए बोला है x इज लेस देन y। तो यहाँ पे 72 इज लेस देन 64, इज इट ट्रू, नो, आपका 72 छोटा नहीं है 64 से, ये बड़ा है, मतलब ये आपका फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू है आपकी 6 और यहाँ पे ये 8 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्रिंट के अंदर x इज नॉट इक्वल टू y, ठीक है, इसे बोलते हैं नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे देखो 8 इज नॉट इक्वल टू 6 है क्या, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, 8 6 के इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू है और यहाँ पे ट्रू आ गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू आपकी क्या है, ट्रू है, मैं ट्रू को t लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के लिए, और y की वैल्यू आपकी फॉल्स है, इसको मैं f लिख देती हूँ। अब यहाँ पे प्रिंट आप करवा रहे हो x एंड y, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये आपका होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसे क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है जी। मैंने डिस्कस किया था इसे। जिन स्टूडेंट्स को ऑपरेटर्स में कोई भी दिक्कत आती है वो वीडियो जाके देखिए, आपको सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इन्हें बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स और ये 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एंड होता है इसके अंदर, और होता है इसके अंदर, और नॉट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे एंड का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे आपका एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, अगर आपके दोनों वैल्यूज़ ट्रू है तभी मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, x तो ट्रू है लेकिन y क्या है, फॉल्स, और बीच में लग गया एंड, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाता है आपका, फॉल्स हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे होता और, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, तब वो ट्रू हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका और पर ही बेस्ड है। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम ही है ऊपर की तरह, और यहाँ पे और का इस्तेमाल है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, ये ट्रू है और ये आपका फॉल्स है। तो ये बोलता है क्या, अगर दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू है तो मैं ओवरऑल ट्रू दे दूंगा, और अगर दोनों ही ट्रू होगी तो क्या हो जाएगा, तो वैसे भी ट्रू ही होना है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो उस केस में ये क्या करता है, ये फॉल्स ही देगा, मतलब अगर दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स देगा, लेकिन अगर एक भी ट्रू है तो ये ट्रू दे देगा। और ये क्या बोलता है, मैं तभी ट्रू होऊंगा जब दोनों की दोनों वैल्यूज मेरी ट्रू होंगी, ठीक है। तो एक ही कंडीशन पे ट्रू होता है एंड, तो इसे आप याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे डिफरेंट कलर से मार्क कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट, देखो यहाँ पे और यहाँ पे ये वाला केस, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू सिर्फ एक ही केस में आता है, एंड वाले केस में, और के केस में फॉल्स सिर्फ एक ही बार आएगा जब दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इन दोनों को याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 की, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ट्रू है, और y की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, और यहाँ पे प्रिंट करना है नॉट ऑफ x। तो नॉट आपका एक और क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर, और यहाँ पे क्या होता है, नॉट क्या कर देता है, इसकी वैल्यू को चेंज कर देता है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है। जो भी x की वैल्यू होगी उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे नॉट ऑफ क्या है, ट्रू है, सॉरी,
तो नॉट ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या थी, ट्रू थी ना यहाँ पे। जब हम ट्रू का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे फॉल्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 40 है, और यहाँ पे बोला है z की वैल्यू y हो जाएगी जब इफ आपका y बड़ा होगा x से, एल्स क्या हो जाएगी वैल्यू, x हो जाएगी, और एंड में आपने प्रिंट करवा ली है z की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, इस क्वेश्चन को आपको ढंग से समझना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, x है, ये y है और ये z है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है z की वैल्यू y हो जाएगी जब आपकी y की वैल्यू x से बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या आपकी y की वैल्यू x से बड़ी है, तो ये ट्रू है। तो यहाँ पे ये ट्रू होने के बाद क्या हो गया, आपका z में y आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये फॉल्स होता तो उस केस में क्या हो जाता, z के अंदर y की वैल्यू ना आके x की वैल्यू आ जाती। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये ट्रू हो गया, तो इट मीन्स आपके z के अंदर y मतलब 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 40, और जब आप नीचे यहाँ पे प्रिंट करोगे z की वैल्यू तो यहाँ पे 40 दिखाई देगा ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, या फिर आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 की, What will be the output after the following statement। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 10 है। ठीक है, और यहाँ पे है z इज इक्वल टू वाई इफ, अगर आपकी इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो z में y की वैल्यू आ जाएगी इफ y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, एल्स वरना क्या हो जाएगा, x। ठीक है, और यहाँ पे आपने z की वैल्यू को फाइनली प्रिंट करवा लिया। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका x है, y एंड z। तो यहाँ पे x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 10 है, और z की वैल्यू y जब होगी जब आपकी y वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे कंडीशन है y इज ग्रेटर देन x, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, इसके फॉल्स होते क्या हो जाएगा, z में अब y नहीं जाएगा, z में अब जाएगा x। ठीक है, तो एल्स वाली कंडीशन जो आपकी एल्स वाली स्टेटमेंट है वो चल जाएगी, और यहाँ पे z में आ जाएगी x की वैल्यू मतलब 50, और जब आप फाइनली प्रिंट करोगे z की वैल्यू तो यहाँ पे 50 दिखाई देगा ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 50 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे x की वैल्यू ट्रू, y की वैल्यू फॉल्स, और नॉट ऑफ y मतलब y का आप नॉट कर रहे हो, तो मतलब फॉल्स का आप नॉट करोगे तो क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो नॉट करने पे आंसर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट करके ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या, 36 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 65 है, y की वैल्यू 53 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, z की वैल्यू y हो जाएगी इफ आपकी जो कंडीशन है x मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 आना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, आपकी z की वैल्यू x हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपने प्रिंट कर ली z की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, इफ वाली कंडीशन देखो क्या है, आपने क्या किया, x को डिवाइड करा 2 से। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करोगे x को 2 से, मतलब 65 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से, तो ये आपका जाएगा इस तरीके से। ठीक है, 5 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 2 2 जा 4, और यहाँ पे 1 आ रहा है रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कहा था कंडीशन ने कि
अगर x मॉडुलस 2 करने पर 0 आएगा ना तभी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन यहाँ पे तो 1 आ रहा है एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। और आपके z में y की वैल्यू ना आकर x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे एंड में जब आप प्रिंट करोगे z की वैल्यू तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू 65 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 65 इज द राइट आंसर बिकॉज आपकी इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करने के बाद राइट आंसर चूज करना है, ठीक है। तो आई होप सो आपको इन सारे क्वेश्चंस से समझ में आ रहा होगा और आप एग्जाम में कर पाएंगे ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 की। What will be the output after the following statement? तो यहाँ पे x की वैल्यू है 46, y की वैल्यू है 98। यहाँ पे z की वैल्यू y हो जाएगी इफ y मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, एल्स क्या हो जाएगी वैल्यू x हो जाएगी, ठीक है। और एंड में आप प्रिंट कर दो z की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, आप कंडीशन चेक करो पहले। y क्या है आपका 98, ठीक है। 98 मॉडुलस जब आप 2 करोगे तो यहाँ पे आपको पता है कि रिमाइंडर 0 आएगा बिकॉज 98 क्या है आपका इवन नंबर है, और इवन नंबर जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 0 ही मिलता है। तो ये वाली कंडीशन आपकी अब क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और यहाँ पे z के अंदर y की वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो जब आप प्रिंट करोगे यहाँ पे z की वैल्यू तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू मतलब 98 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 की। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4 + 5। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है प्रेसिडेंस का, ठीक है। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का ध्यान देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पेडमास याद होना चाहिए, ठीक है। पेडमास क्या होता है मैंने बताया था आपको लास्ट क्लासेस में। तो पेडमास आपका होता है पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशिएशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस ऑर्डर में आपके ऑपरेटर्स इवेल्युएट होंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट सॉल्व होता है, जो कि यहाँ पे पेडमास में p सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे 7 इंटू पहले आप इन्हें सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 9, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे। 7 9 जा क्या होता है आपका 63 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 की। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? तो यहाँ पे देखो क्या है, x इज इक्वल टू यहाँ पे सिंगल कोड में 24 है प्लस सिंगल कोड में यहाँ पे 16 है। जब भी हम सिंगल कोड के अंदर कुछ लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका स्ट्रिंग बन जाता है। तो ये आपकी स्ट्रिंग 1 है और ये आपकी स्ट्रिंग 2 है, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे 24 कोई नंबर नहीं है, 16 कोई नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है क्योंकि इनको हमने सिंगल कोड में लिख दिया है। और आपने बीच में यहाँ पे इस्तेमाल किया है प्लस का, और यहाँ पे प्लस क्या है, कनकैटिनेशन ऑपरेटर है। क्या है यहाँ पे, कनकैटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो कनकैटिनेशन ऑपरेटर बेसिकली क्या कर देता है, आपकी स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देता है। तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, तो देखो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 2416। तो ऑप्शन नंबर डी, कनकैटिनेशन ऑपरेटर ने यहाँ पे 24 को 16 के साथ जोड़ दिया और यहाँ पे 2416 इज द राइट आंसर। तो आई होप सो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? अब यहाँ देखो यहाँ पे कोई सिंगल कोड नहीं लगा, यहाँ पे 15 एक नंबर है और 35 एक नंबर है। इनको ऐड करने पे क्या आंसर आएगा, 50 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप प्रिंट करोगे x की वैल्यू तो आपको 50 एज अ रिजल्ट मिल जाएगा। तो आई होप सो आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हमारे सिर्फ 10 क्वेश्चंस बचे हैं, उसे हम आगे कवर करेंगे। आगे बढ़ते और बात करते हैं यहाँ पे 41 क्वेश्चन की। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 + 7 है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, x इज इक्वल टू 2 है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर 4 प्लस ऑपरेटर और 7। तो यहाँ पे भी आपको प्रेसिडेंस का ध्यान देना है। पहले आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे
तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 4 जा 8 और बाद में आप एडिशन को सॉल्व करके इसका आंसर 15 निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 15 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट will be the data type of x after the following statement if input entered is 18। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, एंटर अ नंबर करने पर यूज़र ने कीबोर्ड से 18 एंटर कर दिया है, ठीक है। और इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके हम यूज़र स्पेसिफाइड इनपुट को लेते हैं। तो यहाँ पे इसने बोला है किस टाइप का डेटा x के अंदर आएगा। तो हमने डिस्कस करा था अभी ऊपर कि जब भी आप इनपुट फंक्शन से कोई डेटा लेते हो यूज़र से, तो वो हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, what will be the data type of y after the following statement। तो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 71 और यहाँ पे y इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ x, मतलब हमने क्या कर दिया है, x की वैल्यू को फ्लोट में टाइप कास्ट कर दिया है। तो ये पूछ रहा है कि y का टाइप अब क्या हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि y में अब फ्लोट वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फ्लोट इज द राइट आंसर। y का डेटा टाइप अब फ्लोट बन जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ y आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ इनपुट एंटर्ड आर 50। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके यूज़र से 50 एंटर करवाया है कीबोर्ड से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, इस 50 वैल्यू जो आपकी x में आ गई है उसको आपने इंट में टाइपकास्ट करवा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे y में क्या वैल्यू आ जाएगी आपसे पूछ रहा है, तो y में क्या आ जाएगी, इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपने क्या किया है, जो आपका 50 एज अ स्ट्रिंग एंटर हुआ था उसे आपने कन्वर्ट कर लिया इंट में। तो इसका मतलब y में अब क्या आ जाएगा, इंटीजर टाइप वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ y आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 48 एक नंबर है और यहाँ पे y इज इक्वल टू strx। तो आपने x की वैल्यू को स्ट्रिंग में चेंज कर लिया, मतलब y के अंदर अब स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, what will be the value of x, y and z after the following statement। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 300 है। इस स्टेटमेंट के बाद वो पूछ रहा है क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, all three will have the value of 300। तो आपके x में, y में और z में सब में 300 वैल्यू असाइन हो जाएगी। आई होप सो आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, हमने ऊपर भी इसे डिस्कस करा था, ठीक है। तो तीनों में 300 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 8 अगर लिखा है हमने और यहाँ पे आपने प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके y की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहा है ऑन द स्क्रीन, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी ऑन द स्क्रीन, 8 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये मत समझना कि y की वैल्यू तो x आ जाएगी, ठीक है, या y की वैल्यू z आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इन सब की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, ठीक है। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू 8 आएगी। अगर यहाँ पे x लिखा होता, z लिखा होता तो सबकी वैल्यू यहाँ पे 8 ही आने वाली है। आप ये मत समझना यहाँ पे कि यहाँ पे तो y की वैल्यू x के इक्वल भी है और y की वैल्यू z के इक्वल भी है, तो यहाँ पे x या z में से कोई आंसर आएगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। पाइथन फाइल्स आर सेव्ड विद द एक्सटेंशन एज। पाइथन जो आप प्रोग्राम लिखते हो वो वाली फाइल आप किस एक्सटेंशन से सेव करते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी .py इज द राइट आंसर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49, What is the data type of x after the following statement। तो यहाँ पे आपसे पूछा है x का डेटा टाइप। तो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि जब भी हम वैल्यूज़ को या आइटम्स को कॉमा से सेपरेट करके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तो वो आपका लिस्ट डेटा टाइप बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, Which of the following version of Python was released in December 2015 by python.org। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है दिसंबर 2015 में पाइथन का कौन सा वर्जन रिलीज किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2.4 वर्जन, ठीक है।
तो आपको इस वाले क्वेश्चन को भी याद करना है। तो आई होप सो आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है ना, तो आपको सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लो ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, ठीक है। और आज का एग्ज़ाम आपका कैसा हुआ आप इसी वीडियो के नीचे बता सकते हो और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो हमारे साथ। इसके बाद आपके सामने सैम्पल पेपर भी आएगा, उसको भी आप अच्छे से देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा। इस पर्टिकुलर क्लास की पीडीएफ मैं कुछ देर में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू सो मच।